नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के अभ्यास सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। हमारा आज का इतिहास अभ्यास सीरीज़ में पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहत या पंचमार्क सिक्कों के विषय में सही नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर विकल्प संख्या डी, उन पर हमेशा जारी करने वालों के उत्कीर्ण लेख होते हैं। हम आपको बता दें कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों के बाद सिक्कों को भी भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को, जो 5वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, उनको पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस के लेखक कौन हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, बाल गंगाधर तिलक। द आर्कटिक होम्स ऑफ द आर्यंस के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। बाल गंगाधर तिलक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वे लोकमान्य के नाम से विख्यात थे। उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रोत्साहन दिया। वे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम नेता थे जिसने जनसाधारण के साथ निकट संबंध स्थापित किए। इस अर्थ में उन्हें गांधी जी का अग्रगामी माना जा सकता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, पहिए का आविष्कार कब हुआ था। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको है कि जाति का लक्षण नहीं है। जाति का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, साम्या। साम्या जाति का लक्षण नहीं होता है। जाति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में किया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से वर्ण के लिए जाति शब्द का प्रयोग होने लगा था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है। स्त्रियों के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो आंसर होगा आपका विकल्प संख्या डी, उनका विवाह यौनारंभ से पूर्व हो जाता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का विवाह यौनारंभ से पूर्व नहीं होता था। ऋग्वैदिक समाज यद्यपि पुरुष प्रधान था, लेकिन स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था, जिसके कारण वे भी पुरुषों की तरह शिक्षा प्राप्त करती थी। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्ववारा, अपाला, निवाजरी आदि विदुषी स्त्रियों ने ऋग्वेद की बहुत सी ऋचाओं की भी रचना की है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा जो है वो प्राकृत और लिपि इनकी ब्राह्मी थी। इस प्रकार से आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए। इसके अलावा अगर हम लोग ध्यान दें तो सातवाहन नरेश हाल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ गाथा सप्तशती की रचना इसी भाषा में यानी प्राकृत भाषा में की थी। सातवाहनों के अभिलेख भी इसी भाषा में लिखे गए हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण कहाँ मिलता है। सही जवाब है इसमें हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से। विकल्प आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में मिलता है। बेसनगर विदिशा से प्राप्त अभिलेख तत्कालीन स्थिति की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसे यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने उत्कीर्ण करवाया था, जिसे यवन शासक एंडियालकिड्स ने भेजा था, जो तक्षशिला पर शासन कर रहा था। हेलियोडोरस ने अपने बेसनगर के स्तंभ लेख में काशीपुत्र भागभद्र नामक शुंग नरेश का उल्लेख किया है, जिसकी पहचान मद्रक से की जाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान किया था। सही जवाब इसमें होगा हर्षवर्धन। विकल्प संख्या डी। हर्षवर्धन के शासन में उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया जाता था। हर्ष पुष्यभूति वंश का और उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू शासक था। यह लीलादित्य के नाम से भी विख्यात है। तो इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी।
क्वेश्चन नंबर 9 में है, अपने वृत्तांत में फाहियान उल्लेख नहीं करता है। तो कहाँ का ये उल्लेख नहीं करता है ये आपको बतलाना है। आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, दंड न्याय की कठोरता का फाहियान ने कोई उल्लेख नहीं किया है। आंसर यहाँ पर होगा आपका बी। फाहियान ने अपने वृत्तांत में दंड न्याय की कठोरता का उल्लेख नहीं किया है। फाहियान एक चीनी यात्री था, ध्यान रखिएगा, चीन से आया था, जो भारत में बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों की यात्रा करने और बौद्ध धर्म के कुल ग्रंथों का अध्ययन करने के उद्देश्य से गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 10 में है, दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। आंसर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी का एक योग्य सेना नायक था। वह नपुंसक था। उसे अलाउद्दीन की सेनाओं के गुजरात आक्रमण के दौरान 1000 दिनार में खरीदा गया था। उसे 1000 दिनारी भी कहा गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, चौथ क्या है। तो सही जवाब होगा आपका यहाँ पर राजस्व का 1/4 यानी विकल्प संख्या ए। चौथ राजस्व का 1/4वां भाग होता था। राणाडे के अनुसार चौथ सेना के लिए दिया जाने वाला अंश मात्र नहीं था, बल्कि ब्रह्म शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले दिया जाने वाला एक प्रकार का कर था। सामान्य रूप से चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि और पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था, जिसे वसूल करने के लिए मराठी सेना का उस क्षेत्र पर आक्रमण करना होता था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल के निम्नलिखित शासकों का सही कालानुक्रम क्या है। तो यहाँ पर आपको बंगाल के कुछ शासकों का नाम दिया है, इनको आपको सही क्रम में बतलाना है। तो आपको बता दें कि मुर्शीद कुली खां जो है वो 1713 से 1727 ईस्वी तक है। सुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक है। सरफराज खान 1739 से 1740 ईस्वी तक, और उसके बाद अली वर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी तक शासन किया है। इस प्रकार कूट की सहायता से आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि भारत में रेलों का प्रचलन हुआ था। किसके समय में भारत में रेलों का प्रचलन हुआ था। तो महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत बार ये आपसे पूछा गया है परीक्षाओं में आपके। तो सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर विकल्प संख्या ए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में रेलों का प्रचलन हुआ। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। उन्हीं के प्रयासों से 1853 ईस्वी में महाराष्ट्र में मुंबई से थाड़े तक प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। रेल व्यवस्था डलहौजी के व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम था। अंग्रेजों ने इसमें अत्यधिक पूंजी लगाई। इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 14 में है, जेम्स हिक्की का संबंध किससे था। तो जेम्स हिक्की का संबंध जो है वो है बंगाल गजट से। विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा। जेम्स हिक्की का संबंध बंगाल गजट से था। इन्हें भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय प्राप्त है। इसने 1780 ईस्वी में बंगाल गजट नामक समाचार पत्र निकाला, जिसे द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर कहा गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सिद्धू और कान्हू से संबद्ध है। तो यहाँ पर आपको बतला दें, जवाब आपका हो जाएगा विकल्प संख्या ए, संथाल विद्रोह 1885 ईस्वी। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी के बीच चला था। यहाँ पर आप एक करेक्शन कर लेंगे, 1856। सिद्धू और कान्हू से संबद्ध है। संथाल आदिवासियों का विद्रोह आदिवासी विद्रोहों में सर्वाधिक जबरदस्त था। यह विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच केंद्रित था। राजमहल की पहाड़ी है। संथाल लोगों ने भूमिकर अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन, जमींदारों साहूकारों की वसूलियों के विरुद्ध अपना रोष प्रकट करते हुए विद्रोह किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था। तो यहाँ पर आपको खिलाफत आंदोलन का कारण बताना है। आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या बी, तुर्की के साथ मित्र राष्ट्रों की अपमानजनक संधि।
आपको बता दें, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य कारण तुर्की के साथ मित्र राष्ट्रों की अपमानजनक संधि थी। विशाल ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान पूरे इस्लाम जगत का खलीफा था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ रहा था। युद्ध में तुर्की की पराजय के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। अब खलीफा केवल एक छोटे से राज्य का स्वामी बनकर रह गया था। तुर्की और खलीफा के साथ इस बर्ताव से पूरे विश्व के मुसलमान आहत हुए और संगठित होकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा कर दिया, जो इतिहास में खिलाफत आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो आपको बता दें, चंपारण आंदोलन 1917, खेड़ा आंदोलन 1918, अहमदाबाद मिलों की हड़ताल 1918 और रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। इस तरह से आप कूट की सहायता से जब अपना आंसर लगाएंगे तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, यानी कि 3, 2, 4, 1। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? सही जवाब होगा इसमें आपका विकल्प संख्या बी, क्रमशः 71 और 148। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्ग को क्रमशः 71 और 148 स्थान दिए गए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड कहा गया है। इस पंचाट में पृथक निर्वाचक पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी किया गया, बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू किया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? अल हिलाल का प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अबुल कलाम आज़ाद ने 1888 ईस्वी में मक्का में जन्मे आज़ाद 1898 ईस्वी में अपने पिता के साथ भारत आए और कलकत्ता में बस गए। इन्हें इस्लाम धर्म के विषय में गहन ज्ञान था। आज़ाद ने 1912 ईस्वी में उर्दू समाचार पत्र अल हिलाल, उसके बाद अल वलग निकाले और इनके द्वारा अपनी राष्ट्रवादी भावना को अभिव्यक्ति दी गई। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी की सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण केवल महिलाओं द्वारा पहना जाता था? तो महिलाओं द्वारा सिर्फ पहना जाने वाला कौन सा आभूषण था? तो आंसर होगा आपका विकल्प संख्या बी, अंगूठी। यहाँ पर आपको बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी जो मात्र सत्तात्मक थी। इस समय के लोग सौंदर्य निखारने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करते थे। पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा विभिन्न आभूषण पहने जाते थे, जिसमें कंठहार, अंगूठी, भुजबंद का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों करते थे, जबकि कुंडल केवल महिलाओं द्वारा पहना जाता था। पुरुष कर्णवाली का प्रयोग करते थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वीडी सावरकर के बारे में सही नहीं है? तो वीडी सावरकर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर आप देखेंगे तो आंसर आप कूट की सहायता से लगाना है। हम आपको बता दें वीडी सावरकर ने क्रांतिकारी आंदोलन में अपनी भूमिका निभाते हुए कई संगठनों का निर्माण किया था। उन्होंने 1899 ईस्वी में मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की, जो आगे चलकर अभिनव भारत 1904 में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की जो शाखाएं हैं वो महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई। सावरकर ने 28 सितंबर 1906 को मैजनी की जीवनी को पूरा किया था। साथ ही उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक की रचना भी की थी। वे ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए चलते जहाज से कूद पड़े थे, लेकिन फिर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। ये कहाँ पर है? आंसर आपको बताना है। तो विकल्प आपका हो जाएगा पूर्वी बंगाल में।
बर्रा डकैती 1908 ईस्वी में हुआ था। यह स्थान पूर्वी बंगाल में स्थित है। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में किया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आपको सूची 1 और सूची 2 से मैच करवाना है। मैच करवाएंगे तो चटगांव शस्त्रागार कांड सूरीसेन, काकोरी कांड राम प्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र केंद्र जतिन दास और गदर पार्टी लाला हरदयाल से मेल खाएगी। इस तरह से आपका सही जवाब जो होगा वो विकल्प संख्या सी हो जाएगा, 3 4 2 1। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जतिन दास की मृत्यु 13 सितंबर 1929 ईस्वी को 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद हो गई थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सत्याग्रह सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियान संचालित करने के लिए किया गया था? सही जवाब होगा यहाँ पर आपका विकल्प संख्या बी, रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 में है, निम्नलिखित में से स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति के कारण कौन से थे? तो स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति के पीछे क्या कारण रहा था? नेताओं की गिरफ्तारी और निर्वसन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन, सरकार द्वारा दमन और बंगाल विभाजन का निरसन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी, 1 2 और 3, यानी कि बंगाल विभाजन का इस पर कोई असर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि वैदिक देवता इंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कूट का प्रयोग करके उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको इंद्र देवता के बारे में कुछ प्रमुख कथनों पर विचार करना है और आंसर देना है। सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, 1 और 4 यहाँ पर सही है, यानी कि वे झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे। अगला सवाल 27 है, दक्षिण भारत में सबसे प्राचीनतम संस्कृत शिलालेख प्राप्त हुआ है। एक किससे संबंधित तथ्य है? यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। तीनों कथनों का आपको अध्ययन करना है, उसके बाद आपको सही जवाब देना है कूट की सहायता से। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी। यहाँ पर केवल कथन 3 सही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीनतम स्तूप है? तो प्राचीनतम स्तूप में नाम आता है पिपरहवा का स्तूप। विकल्प संख्या यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। पिपरहवा का बौद्ध स्तूप नेपाल की सीमा में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है, जो कि प्राचीनतम बौद्ध स्तूप है। सांची और भरहुत स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जबकि अमरावती स्तूप दक्षिण भारत में स्थित है। सांची स्तूप प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक है। इसकी राजपूत काल तक बनी रही। क्वेश्चन नंबर 29 में है, निम्नलिखित पूंजीपतियों में से कौन कांग्रेस के आंदोलन के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे? यहाँ पर आपको 4 लोगों का नाम दिया है। आपको बताना है कौन से पूंजीपति कांग्रेस के आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी, 2 और 3, यानी कि जमनालाल बजाज और लाला शंकर। घनश्याम दास बिरला और वालचंद्र इसमें शामिल नहीं थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। 1946 में संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में निम्नलिखित में से किसको 1 से अधिक सीटें प्राप्त हुई थी? तो किसको 1 से ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई थी? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा विकल्प संख्या डी, इनमें से किसी को नहीं प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 में है, मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा तीनों कथनों को पढ़ने के बाद विकल्प संख्या बी आपका सही होगा। 2 और 3 यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है, गांधार, मथुरा और अमरावती कला शैली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपको गांधार, मथुरा और अमरावती कला से संबंधित 3 कथन दिए गए हैं और विकल्प आपका जो सही होगा वो सही हो जाएगा विकल्प संख्या बी, केवल 1 यहाँ पर सही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, गोलमेज सम्मेलन यानी आरटीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि
केवल एक यहाँ पर सही है। आपको बता दें कि 2 नवंबर 1929 को केंद्र के प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया और घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर आपको 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और इनका सही जवाब देना है कूट की सहायता से। तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, केवल एक यहाँ पर सही है। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है निम्नलिखित में से किस देशी राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सबसे पहले सहायक संधि की थी। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा कि सबसे पहले किसने सहायक संधि की थी। तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, यानी कि हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 36 में है किस आधार पर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि कथित कुशासन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 37 में है निम्नलिखित में से किसके अनुसार प्लासी की विजय विश्वासघात की विजय थी। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा विकल्प संख्या डी, पीई रॉबर्ट्स। पीई रॉबर्ट्स के अनुसार प्लासी की विजय विश्वासघात की विजय थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा था। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा विकल्प संख्या डी, अप्रैल 1858 ईस्वी में। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध अप्रैल 1858 में लड़ा था। बिहार का नेतृत्व किया। 70 साल की उम्र में जमींदार कुंवर सिंह को अंग्रेजों ने दिवालियेपन की कगार पर पहुंचा दिया, इसीलिए वह भीतर ही भीतर अंग्रेजों के दुश्मन हो गए। अंग्रेजों ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली और उसे लौटाने की उनकी बार बार की गई अपीलों का भी अंग्रेजों पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि उन्होंने खुद किसी विद्रोह सिपाहियों का दस्ता दीनापुर से आरा पहुंचा, कुंवर सिंह उनके साथ हो गए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस अवधि में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंध अच्छे रहे थे। सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर विकल्प संख्या बी, 1916 से 1922 के बीच। अगला सवाल है और आज का हमारा ये आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, यानी कि सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने 1925 ईस्वी में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। तो इनके बारे में आप इस फैक्ट को भी ध्यान रख सकते हैं। अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।